जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस के बारे में ही जानेंगे फिर से। इसमें जो टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन का छूट गया था, जैसे हम लोग का जो शरीर से रिलेटेड है, मरीज से संबंधित है, वो सारे कॉम्प्लिकेशन को तो बता चुके हैं, जिसमें हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया इत्यादि वगैरह आ जाते हैं। आज हम लोग टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे, जो मशीन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो मशीन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे पहला आता है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग इन एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्किट। डायलिसिस के दौरान क्या होता है कि मरीज का जो है ब्लड, जो डायलिसिस के पेशेंट रहते हैं, तो जब डायलिसिस होता है तो उनका 200 से 300 ml ब्लड जो है बाहर रहता है, एक एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्किट उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये मशीन है, ये मशीन है डायलिसिस मशीन, तो और ये मरीज है आपका। तो यहाँ से इस मशीन के तक आने में और इस मशीन से लेके फिर पेशेंट तक जाने में जो पाइप रहता है उसी को बोलते हैं एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्किट। ठीक है, तो इतना दूर में जो ब्लड जो हमेशा घूमते रहता है 4 घंटा तक, या जितना देर तक डायलिसिस हो रहा है उतना देर तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्किट में ब्लड जो है पेशेंट के बॉडी से बाहर होल्ड कर रहा है। लेकिन वो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्लड को बाहर निकाल कर रख दिए हैं और वो 4 घंटा तक रखा हुआ है, वो रिसर्कुलेट करते रहता है। मतलब इधर से आ भी रहा है और इधर से जा भी रहा है, मैंने आ भी रहा है, जा भी रहा है, पूरा एकदम हमेशा सर्कुलेशन में, वो रुकता नहीं है। अगर रुकेगा तो क्लोट कर जाएगा। तो उसी के दौरान कभी कभी क्या होता है कि कई सारा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से क्लोटिंग का चांस जो है बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग जानेंगे कि कारण क्या क्या है। सबसे पहला है इसमें कि अपर्याप्त एंटी कोगुलेशन। अब इसमें क्या है कि अब आप लोग कहेंगे कि एंटी कोगुलेशन क्या होता है। तो एंटी कोगुलेशन एक प्रकार का, समझ लीजिए, जो मेडिसिन है जो कोएगुलेशन के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, कोएगुलेशन के अगेंस्ट में काम करता है। यहाँ पे एंटी लगा हुआ है। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि कोआगुलेट हो जाना, मतलब क्लोट हो जाना, ये क्लोट हो जाना। ठीक है, तो एंटी कोगुलेशन में कौन सा मेडिसिन आता है और वो मेडिसिन किस प्रकार काम करता है उसका तो अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग अभी इसमें कारण में जानेंगे कि अगर अपर्याप्त मात्रा में हम लोग एंटी कोगुलेशन उनको दिए हैं तो ब्लड जो है क्लोट कर जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 80 किलो का होता है, 90 किलो का होता है, तो उनको उस बॉडी वेट के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में कोगुलेशन देना होता है। लो ब्लड फ्लो रेट। अगर ब्लड फ्लो रेट का मतलब ये हुआ कि ये जो हम बताएं कि ये जो सर्कुलेट हो रहा है, अगर इस सर्कुलेशन का जो फ्लो है अगर वो कम रहेगा तो क्या है कि वो क्लोट कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसका अगर फ्लो रेट मान लीजिए कि 100 ml पर मिनट रख दिए हैं, तो हो सकता है कि क्लोट कर जाए, क्योंकि ब्लड जो है धीरे धीरे घूमेगा, तो यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक वो बाहर रहेगा। हालांकि ब्लड आपका रहेगा 300 ml ही बाहर, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बाहर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके एक ब्लड यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ तक उसको जाना है। अब ये जा रहा है यहाँ पर, तो अगर इसको हम 150 ml पर मिनट की स्पीड से भेजेंगे तो इसको जाने में लगेगा मान लीजिए 1 मिनट, और इसी को अगर हम 300 ml पर मिनट कर देंगे तो इसको जाने में आधे मिनट ना लगेगा। तो अगर आधा मिनट इस शरीर से बाहर रहेगा तो नहीं क्लोट करेगा, लेकिन अगर दुगना हो जाएगा, 1 मिनट अगर शरीर से बाहर आ जाएगा तो हो सकता है कि क्लोट कर जाए या क्लोट करने का चांस जो है अधिक हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्लड का जो फ्लो रेट है उसको प्रॉपर वे में रखना है, 150 से ज़्यादा ही रखना है, 150 से कम नहीं रखना है, नहीं तो डायलिसिस के दौरान क्या है कि ब्लड क्लोट करने का चांस अधिक रहता है। एयर इन ब्लड लाइन। एयर इन ब्लड लाइन का मतलब क्या है कि अगर ये एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्किट जो देख रहे हैं आप, इसमें अगर कहीं से भी लीकेज रह गया या जो लूज कनेक्शन हो गया, मान लीजिए आप टाइट किए उसको और वो टाइट नहीं हुआ, तो वहाँ से अगर एयर जाते रहेगा तो भी ब्लड क्लोट हो जाता है, क्योंकि ब्लड एयर के संपर्क में आते ही तुरंत जो है क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है पुअर प्राइमिंग टेक्निक। पुअर प्राइमिंग टेक्निक क्या होता है, मतलब प्राइमिंग तो सभी लोग जानते होंगे, जो लोग डायलिसिस के स्टूडेंट होंगे या जो डायलिसिस करते होंगे या जो डायलिसिस के मरीज भी होंगे, तो प्राइमिंग को हम लोग बोलते हैं जब हम लोग डायलिसिस के लिए मशीन को प्रिपेयर करते हैं
तो उसमें जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट जो रहता है, डायलेजर और ब्लड लाइन जो रहता है, उसको हम लोग एयर और केमिकल फ्री करते हैं। उस प्रोसीजर को प्राइमिंग बोलते हैं। तो अगर वो प्रॉपर वे में नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो पुअर हुआ, मतलब वो अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या होता है कि उसमें कुछ केमिकल्स रह जाते हैं और एयर रह जाते हैं, जिसके वजह से भी ब्लड क्लॉट कर सकता है। लूज कनेक्शन रहेगा तो इसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर लूज कनेक्शन है तो इनडायरेक्टली उसमें एयर जाएगा, एयर इन ब्लड, तो ये और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हेपारिन फ्री एचडी, हेपारिन यही वो ड्रग है जिसको एंटीकोगुलेशन हम बोल रहे हैं। इसका इंजेक्शन हेपारिन बोलते हैं इसे, ठीक है। हेपारिन फ्री हेमोडायलिसिस, अगर किन्हीं पेशेंट का, किन्हीं मरीज का हेपारिन फ्री हेमोडायलिसिस हो रहा तो उनका भी जो है ब्लड क्लोटिंग का चांस जो है बढ़ जाता है। तो उस समय हम लोग को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। हेपारिन फ्री एचडी में ब्लड फ्लो को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। बीच बीच में हम लोग नॉर्मल सलाइन से बोलस दे के देखते रहेंगे कि ब्लड क्लोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद है अंतिम में भास्कुलर एक्सेस प्रॉब्लम। भास्कुलर एक्सेस प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका टेम्पोररी एक्सेस है, जैसे कैथेटर है, ठीक है, या परमानेंट एक्सेस भी है, लेकिन अगर वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या तो ब्लड फ्लो नहीं आ रहा अच्छे से, वो सक कर रहा है, ठीक है, जितना हमको चाहिए 200 ml पर मिनट, वो 200 ml पर मिनट दे रहा है, ऊपर नीचे जर्क कर रहा है, तो भी क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग करने का चांस रहता है। क्या है कि मान लीजिए कि आप जैसे कि यहाँ पे इसको भेज रहे 150 ml पर मिनट स्पीड में, अब उतना ब्लड दे ही नहीं रहा है, तो ये खच खच करेगा, यहाँ से जाएगा, जेबे नहीं करेगा आगे, तो धीरे धीरे रुक के जाएगा, तो रुक के जब जाएगा तो वो क्लोट करने का चांस जो है उसका बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है ब्लड क्लोटिंग का। अब हम लोग ये जानेंगे कि साइन ऑफ क्लोटिंग, मतलब क्लोटिंग का साइंस क्या होता है। साइन मतलब लक्षण, है ना। अगर आपको पता है कैसे चलेगा कि अब ब्लड क्लोट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा। ये वाला अब हम मिटा देते हैं, जो कारण है ना इसको मिटा देते हैं, इसमें समझाने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये क्या है, हम लोग का हेमोडायलिसिस मशीन है, ठीक है, एचडी मशीन है ये, ठीक है। तो जो लोग डायलिसिस कराते होंगे या जो डायलिसिस पेशेंट होंगे तो वो जान रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट होंगे कि हेमोडायलिसिस मशीन लगभग ऐसे ही दिखता है। तो वेनस प्रेशर बढ़ जाता है। वेनस प्रेशर बढ़ जाने का क्या मतलब है कि उसमें आपको पता चलेगा कि क्लोटिंग का साइन है, ठीक है। तो वेनस प्रेशर बढ़ने का कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि जब आप कुछ यहाँ पे, जैसे कि एक रास्ता है, मान लीजिए एक नली है, ठीक है, और अगर नली है तो नली में आप यहाँ से पानी को ऐसे बहा रहे हैं, लेकिन अगर आगे जाके वो ब्लॉक है नली, ठीक है, मान लीजिए बहुत थोड़ा सा ही रास्ता है, तो ये जैसे जितना स्मूथली जा रहा था तो अभी तो इतना नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि ये पानी का यहाँ पे जो है रुकेगा, तो ये इधर से बैक आने लगेगा, ये क्या होगा, बैक आने लगेगा। लेकिन अगर बैक आने का भी रास्ता नहीं रहेगा, अगर बैक आने का भी रास्ता नहीं रहेगा, मान लीजिए जैसे कि जाने का रास्ता है इधर से और बैक वापस आने के इधर भी कहीं जाम है, तो क्या होगा कि इसका पानी का जो प्रेशर है मतलब वो बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दीवार है यहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी तरह होता है कि अगर आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये जो आपका यहाँ से जो आ रहा है ये पाइप है, ठीक है, और इधर से जैसे कि जा रहा है, तो यहाँ पे जो एयर डिटेक्टर जो रहता है हम लोग का, यहाँ पे जो वेनस प्रेशर हम लोग यहाँ पे एक टीपी ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर जो लगा कर रखते हैं, तो ब्लड इसमें से हो के आता है, तो अगर वो क्लॉट करने लगेगा तो यहाँ पे प्रेशर वो डिटेक्ट करता है और वो प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि ब्लड आपका क्लॉट कर रहा है। उसके बाद क्या है कि खून जो है पूरा डार्क या काला दिखने लगेगा, माने खून जो है ना पूरा डार्क हो जाएगा आपका। जैसे ऐसे भी तो हम लोग क्या है, वेनस अगर कैथेटर से कर रहे हैं तो इंटरनल जुगुलर वेन में लगा रहता है, तो वेन का जो ब्लड है वो थोड़ा सा ब्लैक ही डार्क ही रहता है, और जो आर्टरी का ब्लड रहता है वो थोड़ा सा रेड रहता है। लेकिन ये जो है और डार्क हो जाएगा, पूरा काला दिखने लगेगा, और इसका जो पाइप वगैरह है वो सब जो है आप छू के देखिएगा थोड़ा सा हार्ड लगेगा। हाई टीएमपी अलार्म प्रॉब्लम,
आपको क्या है, बार बार ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर जो टीएमपी का अलार्म होता है, हाई टीएमपी लो टीएमपी, तो आपको हाई टीएमपी अलार्म देगा, वो तुरंत आप भाग जाएगा। ठीक है, वेनस प्रेशर और टीएमपी दोनों एकदम अपर भाग जाएगा, समझ लीजिए कि वो क्लोटिंग का निशानी है। डायलिजर लीक हो सकता है। ये जो डायलिजर होता है, यहाँ पे पता है कि डायलिजर का ऊपरी वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक हेडर होता है। बहुत सारा डायलिजर का हेडर खुल जाता है और बहुत सारा डायलिजर का हेडर नहीं खुलता है। तो जिनका हेडर अगर नहीं खुलता है उसका तो लीक नहीं करेगा, लेकिन जिसका डायलिजर का हेडर खुल जाता है उसका हो सकता है कि लीक करने लगे, इधर से ब्लड चढ़ने लगे, क्योंकि आगे पूरा क्लोट हो गया है, यहाँ से जाम हो गया है और यहाँ से आप ज़बरदस्ती इसको भेज रहे हैं पंप के माध्यम से। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर के माध्यम से, तो वो जाएगा ही नहीं इधर, तो क्या होगा, इधर ही से ना निकलेगा। इसके बाद है क्या है कि खच खच आवाज़ आएगा। खच खच का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने होता नहीं है कि आप ज़बरदस्ती जैसे कि इसको भेज रहे हैं, अब जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आएगा, मारेगा खच खच खच, ऐसे मारेगा। अब इधर भी प्रेशर बनाएगा, यहाँ पर जो आपका एक्सेस है, जो वस्कुलर एक्सेस है, कैथेटर या फिस्टुला, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ब्लड क्लोटिंग को जो है बहुत ही केयरफुली देखना है। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीकोगुलेशन हम लोग को पर्याप्त मात्रा में देना है, जो हेपारिन है वो पर्याप्त मात्रा में देना है। ठीक है, हेपारिन हम लोग कितना देते हैं, ऐसे नॉर्मली 100 IU पर केजी देते हैं ना, 100 IU पर केजी देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द काउज। अब आइडेंटिफाई करना है कि ब्लड अगर मान लीजिए कि आपका क्लोट कर भी रहा है या आपको क्लोट का कुछ साइन दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है। मान लीजिए कहीं लूज कनेक्शन है, या फिर आप हेपारिन अच्छे से नहीं दिए हैं, या फिर उनका एक्सेस का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब हम लोग उनको देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करके उसको अच्छे से करेक्ट कर देंगे, तो क्या है हम लोग का नहीं होगा। प्रिवेंशन की अगर इसमें बात किया जाए तो हम लोग उनका देखेंगे कि एक्सेस सही है कि नहीं, और उनका एंटीकोगुलेशन जो लिया गया है वो कितना लिया गया है, इसके पहले वाले में क्लोट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और अगर क्लोट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या इन सब के अलावा कोई और रीज़न है, तो हम लोग उनका डॉक्टर से बात करेंगे कि इनका जो है हर डायलिसिस में ब्लड क्लोटिंग का समस्या आती है, तो हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर एक बार ब्लड क्लोट कर जाता है तो सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, जो बाहर ब्लड रहता है 200 से 250 में, वो भी बर्बाद हो जाता है, डायलिजर भी बर्बाद हो जाता है, ट्यूबिंग भी बर्बाद हो जाता है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग ब्लड क्लोटिंग और एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल सर्किट में जान लेंगे कि कैसे क्लोट होता है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या साइन है और क्या कारण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो है टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। जय हिंद।